देखिए, आमतौर पर जब हम किसी मेडिकल डायग्नोस्टिस की बात करते हैं, यानी किसी बीमारी की जांच की, तो वहां हमें एक तरह की सटीकता की उम्मीद होती है। हाँ, बिल्कुल। एकदम इंजीनियरिंग की तरह काम करता है वो। मतलब जैसे अगर किसी के हाथ की हड्डी टूट जाए, तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लाइन एकदम साफ नजर आ जाती है। हाँ, हाँ। और डॉक्टर बस उसकी तरफ इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रही समस्या। बिल्कुल। इंसान को ना चीजों को देखने और उन्हें अलग अलग खानों में बांटने में बहुत आसानी महसूस होती है। ये तो इंसानी फितरत है। हम हर चीज को बस काले और सफेद रंग में देखना चाहते हैं। मतलब हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, बीमारी है या नहीं है, सब कुछ एकदम स्पष्ट होना चाहिए, सीधा गणित। हाँ, लेकिन जब हम ऊर्जा के क्षेत्र में कदम रखते हैं ना, खास तौर पर हमारी इस आधुनिक दुनिया को चलाने वाले ऊर्जा स्रोतों की दुनिया में, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही कह रहे हैं आप। मतलब हम जिस वित्तीय और पर्यावरणीय परिदृश्य को देख रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा धुंधला है। और श्रोताओं के लिए मैं बता दूं कि हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य इसी धुंधले पानी को साफ करना है। और ये बहुत जरूरी भी है। हाँ, हमें हमारे पास मौजूद रिसर्च पेपर्स और डेटा के जरिए ये समझना है कि जब हम कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन से हटकर सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ते हैं, तो असल में क्या दांव पर लगा होता है। देखिए, ये समझना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ कुछ पेड़ पौधे बचाने की बात नहीं है। ये पूरी अर्थव्यवस्था, हमारे रहने के तरीके और इस आधुनिक सभ्यता को आगे ले जाने की क्षमता की बात है। हमें ये जांचना ही होगा कि क्या नवीकरणीय ऊर्जा वास्तव में हमारी इस ऊर्जा भूखी दुनिया का भार उठा सकती है या नहीं। यही सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं कि ऊर्जा उत्पादन में पैसा कितना लगता है और उसकी वो छिपी हुई कीमत क्या है जो हमारे बिजली के बिल में कभी छपकर नहीं आती। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ, क्योंकि अगर हम हाल के कुछ विस्तृत आर्थिक आंकड़ों को देखें, मतलब ब्लूमबर्ग NEF के 2021 के डेटा को ही लें, तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के 71% और कुल बिजली उत्पादन के 85% हिस्से के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अब सबसे सस्ता विकल्प बन चुकी है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है ना? लेकिन इसके बावजूद लोग अक्सर जीवाश्म ईंधन को ही सस्ता मानते हैं। मुझे ये एक ऐसी स्थिति लगती है जैसे कोई व्यक्ति एक बहुत ही सस्ती कार खरीद ले। हाँ, शुरुआत में उसे लगता है कि उसने बहुत पैसे बचा लिए। बिल्कुल, लेकिन उस कार का इंजन इतना खराब है कि उससे निकलने वाला जहरीला धुआं उसे और उसके परिवार को इतना बीमार कर देता है कि सालों बाद उनका मेडिकल बिल उस कार की मूल कीमत से कई गुना ज्यादा हो जाता है। जो बात आप कह रही हैं उसे अर्थशास्त्र की भाषा में एक्सटर्नैलिटीज या बाहरी लागत कहा जाता है। अच्छा। और जब हम कोयले और गैस के असली कीमत का आकलन करते हैं ना, तो वो केवल उस ईंधन को खदान से निकालने या भट्टी में चलाने तक सीमित नहीं होती। तो उसमें और क्या-क्या जुड़ता है? इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण का वो भारी नुकसान शामिल होता है जिसे समाज चुकाता है, कंपनियां नहीं। 2021 के एक विस्तृत अध्ययन के अनुसार अकेले कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों के कारण होने वाले स्वास्थ्य खर्चों की कीमत इस दशक के अंत तक सैकड़ों अरबों डॉलर तक पहुंच जाएगी। बाप रे! लेकिन ये स्वास्थ्य खर्च असल में आता कहाँ से है? मतलब धुएं से थोड़ी बहुत खांसी हो जाना एक बात है, लेकिन सैकड़ों अरबों डॉलर का खर्च? इसे जमीनी स्तर पर ऐसे समझते हैं। देखिए, जब कोयला जलता है तो सिर्फ राख नहीं बचती। हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें भारी मात्रा में घुल जाती हैं। और ये गैसें वातावरण में नमी के साथ मिलकर एसिड रेन यानी अम्लीय वर्षा का कारण बनती हैं, जो फसलों और इमारतों को पूरी तरह तबाह कर देती हैं। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इतना ही नहीं, जब पावर प्लांट से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाती है तो अंततः समुद्र उसका एक बड़ा हिस्सा सोख लेते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी में मिलती है तो वो पानी का pH स्तर कम कर देती है। इसे महासागरों का अम्लीकरण कहते हैं। यानी समुद्र का पानी एक तरह से तेजाबी होने लगता है। हाँ, बिल्कुल। और इस तेजाबी पानी में मूंगे की चट्टानें और खोल वाले समुद्री जीव सचमुच घुलने लगते हैं, जो कि पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला को नष्ट कर सकता है। एकदम सही। और अगर इंसानों की बात करें तो इन संयंत्रों से निकलने वाले सूक्ष्म कण हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच जाते हैं, जिससे अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों का कैंसर होता है।
ये वे बीमारियां हैं जिनके इलाज में लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है। ये सच में बहुत डरावना है और ये उस सस्ते बिजली बिल की एक बहुत बड़ी कीमत है जो हम चुका रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ एक ऐसी आम धारणा पर सवाल उठाना चाहूंगी जो अक्सर बहस का हिस्सा बनती है। हाँ, बताइए। कई आलोचक कहते हैं कि ठीक है, कोयला और गैस बुरे हैं, लेकिन क्या पवन चक्कियां पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं? क्या ये सच नहीं है कि पवन चक्कियों के विशालकाय ब्लेड पक्षियों और चमगादड़ों के लिए बहुत बड़ा खतरा है? कुछ लोग तो यहाँ तक दावा करते हैं कि ये प्रकृति के साथ एक अलग तरह का खिलवाड़ है। तो कोई भी सोच सकता है कि क्या सच में ऐसा है? देखिए, ये एक वाजिब चिंता है और इसे आंकड़ों के चश्मे से देखना जरूरी है। अगर हम मौजूदा शोध का विश्लेषण करें तो आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी पवन चक्कियों से सालाना लगभग 8,88,000 चमगादड़ टकराकर मर जाते हैं। लगभग 9 लाख चमगादड़। हाँ, ये कोई छोटी संख्या नहीं है। तो क्या आलोचक सही हैं? क्या नवीकरणीय ऊर्जा भी उतनी ही विनाशकारी है जितना कि कोयला? यहीं पर परिप्रेक्ष्य की आवश्यकता होती है। ये संख्या तब तक बड़ी लगती है जब तक हम इसकी तुलना जीवाश्म ईंधन से नहीं करते। सच्चाई ये है कि जीवाश्म ईंधन वाले बिजली संयंत्र और उनका बुनियादी ढांचा हर साल करोड़ों पक्षियों की जान लेते हैं। रुकिए, करोड़ों? वो कैसे? कोयले के प्लांट में तो कोई बड़े ब्लेड नहीं होते जो हवा में घूम रहे हो। इनके काम करने का तरीका अलग है ना। सबसे पहले तो कोयले और गैस के कारण होने वाला जलवायु परिवर्तन पक्षियों के प्राकृतिक आवास और उनके प्रवास के रास्तों को नष्ट कर रहा है। अच्छा, मतलब माइग्रेशन रूट्स खराब हो रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात, कोयले की खदानें विशाल जंगलों और जल क्षेत्रों को पूरी तरह से बंजर बना देती हैं, जिससे वहां का पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाता है। ये बात तो है। और प्राकृतिक गैस निकालने की प्रक्रिया में भारी मात्रा में मीथेन गैस लीक होती है। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई गुना अधिक खतरनाक ग्रीनहाउस गैस है। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन से जुड़े पावर प्लांट के विशाल कूलिंग टावर और दूर दूर तक फैली हाई वोल्टेज लाइनें भी पक्षियों के टकराने का एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए जब हम पूरी तस्वीर देखते हैं तो नवीकरणीय ऊर्जा से होने वाला नुकसान जीवाश्म ईंधन की तुलना में एक बहुत ही छोटा अंश मात्र रह जाता है। ये तो बहुत स्पष्ट कर देने वाला तथ्य है। लेकिन अगर पर्यावरण का नुकसान इतनी बड़ी कीमत है तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि लोग अभी भी जीवाश्म ईंधन से चिपके क्यों हैं? सही सवाल है। क्या इसका कारण ये है कि वे हमें नवीकरणीय ऊर्जा से ज्यादा शक्ति या ऊर्जा देते हैं? चलिए अब ना ऊर्जा लागत या एनर्जी कॉस्ट की दुनिया में उतरते हैं। ऊर्जा पैदा करने के लिए कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है? देखिए, ये ऊर्जा विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे EROI यानी एनर्जी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो इसे समझने के लिए मैं एक व्यापारिक उदाहरण देना चाहूंगी। अगर कोई व्यापारी अपनी दुकान में 10 रुपए लगाता है और बदले में 100 रुपए की कमाई करता है तो उसका मुनाफा बहुत शानदार है। बिल्कुल, वो फायदे में है, वो खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर वो 10 रुपए लगाकर 11 रुपए कमाए तो वो सिर्फ 1 रुपए बचा रहा है। वो अपना व्यापार ज्यादा दिन नहीं चला पाएगा। क्या ऊर्जा उत्पादन में भी यही गणित लागू होता है? आपने इसे बहुत सरलता से पकड़ लिया। एक समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसके पास ऐसा ऊर्जा स्रोत हो जो उसे खर्च की गई ऊर्जा से कहीं ज्यादा ऊर्जा वापस दे सके। तो EROI यही मापता है? हाँ, और यही पर ऑक्सफोर्ड ब्रूक्स यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही अहम खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि दुनिया भर में EROI को मापने में अब तक की सबसे बड़ी गलती होती रही है। इस गलती को उन्होंने बाउंड्री मिसमैच का नाम दिया है। बाउंड्री मिसमैच, इसका मतलब है कि लोग ऊर्जा की गणना गलत जगह पर कर रहे थे। दरअसल पारंपरिक रूप से जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा लागत की गणना पॉइंट ऑफ एक्सट्रैक्शन यानी जमीन से ईंधन निकालने के बिंदु पर की जाती रही है, जैसे कि तेल के कुएं के मुहाने पर या कोयले की खादान के बाहर। अच्छा। और फिर इस आंकड़े की तुलना सीधे उन सोलर पैनल या विंड टरबाइन से कर दी जाती थी जो सीधे घरों के ग्रिड में बिजली भेज रहे हैं। अरे रुकिए, ये तो बहुत ही बेतुकी बात है। ये तो वैसी ही बात हो गई कि कोई किसान खेत में बिना कटे गेहूं को देखे और उसकी तुलना बेकरी में सजी हुई ताजी पकी हुई ब्रेड से करे। एकदम सटीक उदाहरण है ये। मतलब दोनों का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना। गेहूं को काटना पड़ता है, उसे मील तक ले जाना होता है, पीसना होता है, फिर भट्टी में पकाना होता है। इन सब में इंसान की ऊर्जा लगती है। हमें पॉइंट ऑफ यूज
यानी इस्तेमाल के बिंदु पर गणना करनी चाहिए, जहां वो असल में उपभोक्ता की गाड़ी या घर को चला रही है। हाँ, और जब हम इस पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करते हैं तो कच्चे तेल की असली कहानी सामने आती है। जब जमीन से कच्चा तेल निकाला जाता है तो वो सीधे कार में तो नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल नहीं। उस गाढ़े काले तरल पदार्थ को पाइपलाइनों और विशालकाय समुद्री जहाजों के जरिए हजारों किलोमीटर दूर रिफाइनरी तक ले जाना पड़ता है। और रिफाइनरी में भी तो भारी मात्रा में ऊर्जा जलती होगी ना? बहुत ज्यादा। रिफाइनरी में उस कच्चे तेल को उबालने और अलग अलग रसायनों में तोड़ने के लिए भट्टियों को भयंकर तापमान पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में तेल की अपनी ही ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च हो जाता है। उसके बाद जो पेट्रोल या डीजल बनता है उसे ट्रकों में भरकर देश भर के पेट्रोल पंपों तक पहुंचाया जाता है। शोध ये साबित करता है कि ये जो पूरा प्रोसेसिंग और परिवहन का चक्र है, ये जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा मुनाफे को नाटकीय रूप से चूस लेता है। तो जो तेल कुएं के मुहाने पर बहुत मुनाफे वाला लग रहा था, मेरी कार के इंजन तक पहुंचते पहुंचते उसका वो मुनाफा हवा हो चुका होता है। हाँ, और यहीं से द नेट एनर्जी क्लिफ यानी शुद्ध ऊर्जा की चट्टान का सिद्धांत सामने आता है। ये हमारी आज की चर्चा का सबसे अहम हिस्सा है। रुकिए, मुझे इसे थोड़ा समझने दें। ये क्लिफ या चट्टान क्या है? क्या हम यहाँ किसी ग्राफ की बात कर रहे हैं जहां से ऊर्जा अचानक नीचे गिर जाती है? इसे एक ग्राफ की तरह ही सोचिए। अगर किसी ऊर्जा स्रोत का EROI 10 है तो इसका मतलब है कि समाज को 90% नेट एनर्जी या शुद्ध ऊर्जा मिल रही है। ठीक है। और सिर्फ 10% ऊर्जा उसे पैदा करने वाले सिस्टम में वापस जा रही है। ये एक सुरक्षित और अच्छी स्थिति है। मतलब अगर 10 रोटियां बनी तो 1 रोटी बनाने वाले ने खा ली और 9 रोटियां समाज को मिल गईं। एकदम सही। लेकिन जैसे जैसे ये EROI का आंकड़ा नीचे गिरता है, वो ग्राफ एक खड़ी चट्टान की तरह अचानक नीचे की ओर गोता लगाता है। अच्छा, मतलब गिरावट बहुत तेज होती है। हाँ, अगर EROI 3 या उससे कम हो जाए तो समाज को मिलने वाली शुद्ध ऊर्जा का हिस्सा इतनी तेजी से सिकुड़ता है कि पूरी व्यवस्था चरमराने लगती है। तो आधुनिक समाज को चलाने के लिए कितना EROI चाहिए? शोधकर्ताओं का मानना है कि हमारे इस आधुनिक समाज को, जिसमें अस्पताल हैं, इंटरनेट सर्वर हैं, विशाल परिवहन नेटवर्क हैं, इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कम से कम 3 से 10 के बीच के EROI की आवश्यकता होती है। तो जब हम इस चट्टान के किनारे पर खड़े होकर देखते हैं तो क्या सोलर और विंड पावर इस पैमाने पर खरे उतरते? क्योंकि अक्सर अखबारों में या लोगों की बातों में ये मिथक सुनने को मिलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा से पर्याप्त बिजली नहीं मिल सकती या ये आधुनिक समाज का भार नहीं उठा सकती। देखिए, शोध ने इस मिथक को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइड्रो पावर का इस्तेमाल के बिंदु पर EROI आसानी से 10 या उससे ऊपर होता है। अरे वाह! हाँ, ये स्रोत आधुनिक समाज की न्यूनतम जरूरत से कहीं ज्यादा शुद्ध ऊर्जा प्रदान करते हैं। और जीवाश्म ईंधन का क्या? रिफाइन होने के बाद पेट्रोल और डीजल का स्कोर क्या रहता है? यही वो बिंदु है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। जब कच्चे तेल जैसी पारंपरिक ऊर्जा को रिफाइन करके पॉइंट ऑफ यूज तक लाया जाता है तो रिफाइनिंग और परिवहन के उस भारी ऊर्जा खर्च के कारण उसका EROI 10 से भी नीचे चला जाता है। 1 मिनट, मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगी ताकि श्रोताओं को ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। आप यह कह रहे हैं कि जो पेट्रोल या डीजल हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, उसका इस्तेमाल के बिंदु पर EROI हमारी छत पर लगे एक सामान्य सोलर पैनल या दूर किसी पहाड़ी पर घूम रही विंड टरबाइन से भी कम है? जी हाँ, तथ्य यही बताते हैं। पॉइंट ऑफ व्यूज पर गणना करने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्पष्ट रूप से जीवाश्म ईंधन से कहीं ज्यादा ऊर्जा कुशल साबित होती है। ये उस पुरानी धारणा को पूरी तरह खारिज कर देता है कि नवीकरणीय ऊर्जा एक कमजोर विकल्प है। ये सच में दिमाग को झकझोर देने वाला विज्ञान है। लेकिन चलिए अब थोड़ी व्यावहारिक दुनिया में आते हैं, जहां असल में चीजें काम करती हैं। बिल्कुल। वह जो श्रोता ये सोच सकता है कि ठीक है, शुद्ध ऊर्जा बहुत अच्छी है, लेकिन जब रात में धूप ना हो या हवा चलना बंद हो जाए तब क्या होगा? हमें उस समय के लिए बड़े पैमाने पर बैटरी स्टोरेज या बैकअप ढांचे की जरूरत पड़ेगी, और बैटरियां तो बहुत महंगी होती हैं। तो क्या ये सब आर्थिक रूप से संभव है? ये सवाल अक्सर ऊर्जा संक्रमण के आलोचकों द्वारा उठाया जाता है, लेकिन हमें आज की वास्तविकता को देखना होगा, 10 साल पुरानी नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी यानी आयरीना और लेजर्ड की 2024 की रिपोर्ट इस शंका का सीधा उत्तर देती हैं। तो रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? ऊर्जा उद्योग अब सिर्फ एक खाली मैदान में सोलर पैनल या सिर्फ पवन चक्कियां नहीं लगा रहा है।
अब हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स का दौर है। हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं कि ये भौतिक रूप से कैसे काम करते हैं? आप एक विशाल संयंत्र की कल्पना करें जहां सूरज से भी बिजली बन रही है, हवा से भी, और उसी परिसर में लिथियम आयन बैटरियों के बड़े-बड़े शिपिंग कंटेनर रखे हैं। तो सब कुछ एक ही जगह पर है। हाँ, दिन में जब सूरज तेज होता है और ग्रिड को इतनी बिजली की जरूरत नहीं होती, तो वो अतिरिक्त बिजली सीधे उन बैटरियों को चार्ज कर देती है। और शाम को जब सूरज ढलता है और लोग घर आकर एसी या हीटर चलाते हैं, तब स्मार्ट सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से बैटरी से बिजली ग्रिड में भेजना शुरू कर देता है। यानी मौसम पर निर्भरता की जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसे तकनीकी रूप से सुलझा लिया गया है। लेकिन इस पूरे सिस्टम की लागत क्या है? ये सब बहुत महंगा लगता है सुनने में। असल में लागत में अविश्वसनीय गिरावट आई है। लेजर्ड की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में स्टोरेज यानी बैटरी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा की औसत लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ एनर्जी मात्र $0.07 प्रति किलोवाट घंटा हो गई है। श्रोताओं की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि लेवलाइज्ड कॉस्ट या LCOE का मतलब है कि एक पावर प्लांट को बनाने और उसे अपनी पूरी जिंदगी तक चलाने का कुल खर्च, जिसे उसके द्वारा पैदा की गई कुल बिजली से भाग दिया जाता है। बिल्कुल सही। और ये जो $0.0079 का आंकड़ा है, ये बहुत ही सस्ता है। ये सस्ता इसलिए है क्योंकि 2009 से लेकर अब तक पवन ऊर्जा की कीमतों में 56% और सोलर की कीमतों में लगभग 84% की भारी गिरावट आई है। 84%, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, यद्यपि हाल के कुछ वर्षों में वैश्विक सप्लाई चेन के मुद्दों के कारण कीमतें थोड़ी स्थिर हुई हैं, लेकिन ये गिरावट इतनी बड़ी थी कि इसने पूरी इंडस्ट्री की तस्वीर ही बदल दी। तो क्या ये जीवाश्म ईंधन से भी सस्ता हो गया है? यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प आर्थिक पेच है। आज स्थिति ये है कि एक बिल्कुल नया सोलर या विंड प्लांट लगाना पहले से चल रहे पुराने कोयला या गैस प्लांट को सिर्फ चलाए रखने से भी सस्ता हो गया है। रुकिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास पहले से एक पुराना कोयला प्लांट है, मैंने उसके निर्माण का सारा कर्ज सालों पहले चुका दिया है, मुझे सिर्फ उसमें कोयला डालना है और कर्मचारियों को वेतन देना है। आप कह रहे हैं कि उस पुराने प्लांट को सिर्फ कोयला डालकर चालू रखने का जो मार्जिनल खर्च है, वो खर्च एकदम नया सोलर प्लांट खड़ा करने से ज्यादा है। आपने इसे बिल्कुल सटीकता से समझा है। यही कारण है कि दुनिया भर में निवेशक अब कोयले से दूर भाग रहे हैं। पुराना प्लांट चलाना भी अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है और इसका वैश्विक प्रभाव बहुत विशाल है। आयरेना की 2024 की रिपोर्ट का सबसे अहम डेटा ये बताता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग से 2024 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन की लागत में $467 अरब की बचत हुई है। $467 अरब, ये कोई छोटी मोटी बचत नहीं है। ये तो किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था के बराबर का पैसा है जो राख होने से बच गया। और ये बचत उन देशों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए दूसरे देशों से तेल आयात करने पर निर्भर थे। बिल्कुल, इससे तो उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हाँ, और इसने न सिर्फ भारी मात्रा में पैसा बचाया है, बल्कि जीवाश्म ईंधन के न जलने से उस वायु प्रदूषण को भी कम किया है जिसकी हमने शुरुआत में बात की थी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। हमने देखा कि जीवाश्म ईंधन की तथाकथित सस्ती कीमत एक भ्रम है, क्योंकि इसमें स्वास्थ्य और पर्यावरण की वो भारी कीमत जुड़ी है जिससे समाज भुगतता है। सही कहा। और हमने बाउंड्री मिसमैच के जरिए समझा कि जब ऊर्जा को इस्तेमाल के बिंदु पर मापा जाता है तो नवीकरणीय ऊर्जा का शुद्ध ऊर्जा मुनाफा कच्चे तेल जैसे ईंधनों को कहीं पीछे छोड़ देता है। बिल्कुल। और अंत में हमने आंकड़ों से साबित किया कि बैटरी स्टोरेज के साथ भी नवीकरणीय ऊर्जा अब कोयले और गैस को बनाए रखने से सस्ती हो चुकी है। संक्षेप में कहें तो नवीकरणीय ऊर्जा न केवल हमारे पर्यावरण के लिए एक सुरक्षित विकल्प है, बल्कि यह हमारी इस जटिल और आधुनिक सभ्यता को सस्टेन करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये पीछे की ओर उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। ये उस पुरानी धुंधली एक्सरे मशीन को एक नई आधुनिक MRI मशीन से बदलने जैसा है, जहां हमें लागत और लाभ दोनों की बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाई दे रही है। एकदम सही तुलना है ये। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले यहाँ एक ऐसा विचार है जो ऊर्जा के भविष्य को लेकर हमारी पूरी समझ को चुनौती दे सकता है। अच्छा, वो क्या है? आज हमने बात की कि आधुनिक समाज को चलाने के लिए 3 से 10 के बीच न्यूनतम EROI की जरूरत होती है, लेकिन ये पैमाना आज के समाज के लिए है जो मुख्य रूप से चीजों को जलाने पर निर्भर है, यानी थर्मल प्रक्रियाओं पर।
जैसे जैसे भविष्य में हमारा समाज और अधिक विद्युतीकृत होगा, उदाहरण के लिए जब सड़कों पर चलने वाली सारी कारें इलेक्ट्रिक वाहन बन जाएंगी, तो ऊर्जा की खपत का पूरा तरीका बदल जाएगा। आप एक बहुत ही गहरे भौतिक सिद्धांत की ओर इशारा कर रही हैं। विज्ञान का ये बुनियादी नियम है कि इलेक्ट्रिक मोटरें पारंपरिक पेट्रोल या डीजल इंजनों की तुलना में कहीं अधिक कार्यकुशल होती हैं। जी, क्योंकि एक पेट्रोल इंजन अपनी अधिकांश ऊर्जा को गर्मी और शोर के रूप में बर्बाद कर देता है। उसमें मुश्किल से 20 या 30% ऊर्जा ही गाड़ी के पहियों तक पहुंचती है। सही बात है। जबकि एक इलेक्ट्रिक मोटर 80 से 90% ऊर्जा को सीधे गति में बदल देती है। ऊर्जा की बर्बादी बहुत कम होती है। तो आप ये कह रही हैं कि समान मात्रा में काम करने के लिए, चाहे वो गाड़ी चलाना हो या कारखाने चलाना, हमें भविष्य में आज की तुलना में कुल मिलाकर कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। बिल्कुल। और अगर हमारी कुल ऊर्जा की मांग ही इतनी कम हो जाएगी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से विद्युतीकृत भविष्य के समाज को चलाने के लिए हमें वर्तमान की तुलना में काफी कम न्यूनतम EROI की आवश्यकता होगी? ये ऊर्जा विज्ञान को देखने का एक बेहद रोमांचक नजरिया है। स्रोतों में इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जैसे जैसे हम थर्मल प्रक्रियाओं से दूर हटेंगे, हमारी प्राथमिक ऊर्जा की मांग नाटकीय रूप से कम हो जाएगी। ये बदलाव ऊर्जा सुरक्षा की हमारी परिभाषा को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये एक ऐसा विचार है जो हमें भविष्य के प्रति बहुत उम्मीद देता है। एक समय था जब ऊर्जा का भविष्य बहुत धुंधला और डरावना लगता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब हम इन आंकड़ों और इस विज्ञान की गहराई में उतरते हैं, तो वो भविष्य बहुत उज्जवल, बहुत साफ और टिकाऊ नजर आता है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया। जाने से पहले श्रोताओं से बस यही कहना चाहूंगी कि इस विचार पर जरूर गौर करें और ऊर्जा की इस बदलती हुई दुनिया को समझने की अपनी जिज्ञासा को बनाए रखें। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स टू बॉय।